ब्रह्मांड कैसे बना है, और ब्रह्मांड में मेनली क्या है ससुरा, खाली तारा तारा तो है, इन्हीं ताराओं से मिलकर बनता है ससुरा आकाशगंगा, गैलेक्सी, आकाशगंगा इन्हीं ताराओं से न मिलके बनता है। इसी ताराओं से मिलके हमारी मंदाकिनी बनी है, इसी से बनता है तारामंडल, इसी से बनता है नक्षत्र। सारा खेल तो तारों का है। तो बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंतेरे ने दे दिया था। उसके बाद सौर मंडल का सिद्धांत आपका डबल स्टार थ्योरी आया था, डिवल वाला गलत हो गया था, डबल स्टार थ्योरी, डबल स्टार थ्योरी लिलिटन ने दिया था डबल स्टार। इन्होंने क्या बताया था, सौर मंडल, सौर मंडल। अब बताइए भाई सौर मंडल में मुख्य रूप से क्या होते हैं, ग्रह होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं सौर मंडल में, उपग्रह होते हैं, अग्रह से उपग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं। सब तो ससुरा ग्रहवे है, तनिसा तनिसा अंतर है तो ग्रहवे ना, ग्रह कहिए, क्षुद्र ग्रह कहिए, उपग्रह कहिए, उल्का पिंड कीजिए, यही सब तो है, मेन तो ग्रह होते हैं सब। यह तक तो समझाई दिए थे आपको। एगो लड्डू फूट के छितरा गया बिग बैंग थ्योरी, आया लिलिटन सबूत नष्ट करके अपने आप को सिद्धांतवादी बन गया। मोनो स्टार थ्योरी दो लोगों ने दिया था, मोनो स्टार थ्योरी बताया था ना, मोनो स्टार यानी सिंगल तारा का सिद्धांत दो लोगों ने दिया था। एक आदमी का नाम क्या था बताइए तो, गैसियस सिद्धांत किसने दिया था, सर बता दिया था ना जी आपको, किसी को दिक्कत नहीं ना था, डबल स्टार डिबल स्टार सब बता दिए थे कल। अब आ जाते हैं सौर मंडल के बारे में। सौर मंडल में पढ़ने के लिए, सौर मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सौर मंडल को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सोलर सिस्टम। यही छोटा कैसे हो गया तुम, सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम जो है इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज होता है, सूरज और उसके आसपास के एरिया को क्या कहा जाता है, सोलर सिस्टम। सूरज और उसके आसपास के पूरे ग्रहों को मिला देंगे तो क्या बन जाता है बाबू, सोलर सिस्टम बन जाता है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। उमापति मिश्रा, यूपीपीसीएस में भूगोल ऑप्शनल, आपसे पढ़ना है, क्या करना होगा तो पढ़िए, चुपचाप जाके लिख दीजिएगा नहीं तो कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे दीजिए। सर आपका बर्थडे कब है प्लीज बता दीजिए यार, हमरा खुद ना पता है, हम क्या करेंगे, हम सीबीएसई बोर्ड के थोड़े हैं जो बर्थडे मनाएंगे। ये बर्थडे और कौन मनाता है, सर सीबीएसई बोर्ड का लड़का। ओ माय गॉड, बर्थडे केक काटो, और उसे सीबीएसई वाला केकवा काटेगा सब, जानते हैं क्या करेगा सब, एक एक वांगन काट के और में पोत पात देगा, मुँह असियार बना देगा, हैप्पी बर्थडे। तो नहीं, सीबीएसई वालों का अलग ही स्वैग है एक ठो सब घुसियाता है सीबीएसई वाला बेचारा। देखो भैया ये हमारा सौर मंडल, सौर मंडल में कौन होता है, सूरज होता है। हालांकि हमने इसको कहाँ बना दिया है, साइड में बना दिया है, लेकिन सौर मंडल सूरज के कहाँ रहता है, सूरज कहाँ रहता है, बीच में रहता है। इतना मेहनत किए गलती बना दी, सौर मंडल कहाँ है भैया, बीच में है, सूरज कहाँ है, बीच में। अब इसके चारों ओर क्या घूमते हैं, सब ग्रह घूमते हैं सब। अब कोई यहाँ पे मरकरी है, उसके इधर में ऐसे शुक्र है, फिर ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी के बगल में ऐसे मंगल ग्रह हो जाएंगे, मंगल ग्रह के देखेंगे इस तरह से तो कौन सा ग्रह हो जाएगा भैया, बृहस्पति हो जाएंगे, ऐसे हो जाते हैं। इसीलिए जानबूझ के हम सूरज को साइड में बनाते हैं ताकि सारा अंट जाए। अब आठों अंट में नहीं करेगा, देख रहे ऊपर का जगह खत्म हो गया, तो सूरज है। तो एक बात बताइए भैया, हमको सबसे पहले ग्रहों के बारे में, सौर मंडल में हमको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना चाहिए, मतलब ग्रहों से करना चाहिए या फिर सूरज से करना चाहिए, सूरज से करना चाहिए भैया, बीच वाला चीज़ है, इसको निपटा के ख़त्म कीजिए ना, उसका ग्रह पढ़ते पढ़ते आएंगे पृथ्वी पे उतर जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं कहाँ से, सूरज से, सूरज से हम लोग शुरू करते हैं। सूरज की 6 परत होते हैं, 3 गो दिखता है, 3 गो नहीं दिखता है। तो सूरज जो होता है इसके हम पहले इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेते हैं। सन जो है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी, पता नहीं क्या बोल रहा है। हाँ सन से स्टार्ट करते हैं। देखिए वो सन से स्टार्ट करते, देखिए सूरज का हम लोग को आंतरिक परत पढ़ना है। तो सूर्य के आंतरिक परत को पढ़ने के लिए हम लोग पहले इसका केंद्रीय भाग पढ़ लेते हैं, सूर्य का सेंटर वाला पार्ट। सूर्य की आंतरिक परत को 3 भाग में बांटते हैं।
एक सबसे बाहरी परत, बीच वाली परत और ये अंदर वाली परत हो गई। सूर्य की कितनी परतें हो गई? 3। अब बताओ भाई, यहाँ बना देते हैं गोल, ये बाहर वाला, ये उसके अंदर, ये उसके अंदर। इसको कहते हैं कोर, इसे कहते हैं रेडिएटिव जोन, इसे कहते हैं कॉन्वेक्टिव जोन, यानी संवहन मंडल कहते हैं। अब इसी को तो हम वहाँ हल्का से काट दिए हैं ताकि अच्छा से पढ़ा सके। इसी पोर्शन को इतना काट दिए हैं, तो आप देखिए ना, यही ना काट दिए हैं इसे। अब आपको वही दिख रहा है, वहाँ पर कटा हुआ हिस्सा दिख रहा है। इस कटा हुआ हिस्सा को ले आकर वहाँ चिपका दिए हैं, इसी को बड़ा करके वहाँ चिपका दिए हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? अरे भाई आंसर दीजिए लो। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, छोड़ दीजिए, नहीं दिक्कत है। पहला परत जो होता है सूर्य का अंदर वाला भाग, इसे कहते हैं कोर। ये सूरज का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर। इसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। संलयन, न्यूक्लियस फ्यूजन। संलयन किस में होता है? हाइड्रोजन बन जाता है हीलियम में। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में बदल जाता है। हाइड्रोजन किस में बदल जाता है? हीलियम में। तो सूर्य का सबसे आंतरिक भाग होता है कोर, जिसमें नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर 15 मिलियन सेल्सियस हो जाए। 15 मिलियन सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य के केंद्रीय भाग का होता है, 15 मिलियन सेल्सियस। और जब कभी भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो गैस जो होते हैं वो प्लाज्मा अवस्था में आ जाते हैं। किस अवस्था में आ जाते हैं? गैस प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा आपको पढ़ा चुके हैं, प्लाज्मा किसको कहते हैं? खेखार टाइप का हो जाता है। गैस जो होता है धुआं टाइप का ना होके खेखार टाइप का लिबिर लिबिर हो जाए तो लिबिर लिबिर वाले को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, लिबिर लिबिर वाला पदार्थ क्या हो जाता है? प्लाज्मा हो जाता है। आगे समझे? बताइए, सूर्य का केंद्रीय भाग क्या कहलाया? कोर कहलाया। कोर में क्या हुआ? न्यूक्लियस फ्यूजन, जो हाइड्रोजन बम में होता है। नाभिकीय संलयन हो गया। संलयन में एक चीज दूसरे चीज में बदल जाता है। हाइड्रोजन बदल गया हीलियम में, और जिस वजह से टेम्परेचर भयानक बढ़ गया। 15 मिलियन। 15 मिलियन मतलब समझते हैं भैया? मेरे सब्सक्राइबर अभी 3 मिलियन के पार में है सब। 3 मिलियन। 3 मिलियन का मतलब क्या होता है? 30 लाख। तो जब कभी भी मिलियन बनाना है ना, तो एगो जीरो लगा के लाख कर दीजिएगा। जैसे हम कहते हैं कि 3 मिलियन, तो आप कहेंगे कि कितना लाख, तो एगो में जीरो लगा दीजिएगा। 3 में एगो जीरो लगाए 30, आय के जगह लिख दीजिएगा लाख। तो हमारे सब्सक्राइबर कितने लाख हैं? 30 लाख हैं। अभी तो 32 लाख हो गए हैं सब, आज का डाटा बता रहे हैं। तो 15 मिलियन है, तो इसको लाख में बदलिए। तो एगो जीरो लगाइए, यहाँ लगा दिए जीरो, इसको कर दीजिए लाख। सोचो 150 लाख डिग्री सेल्सियस, इतना भयानक है, इतना भयानक। कितना टेम्परेचर है भाई? 15 मिलियन टेम्परेचर है। किस अवस्था में है? प्लाज्मा अवस्था में। और यहाँ धधकता हुआ आग है। सूर्य का सबसे बड़ा आग का स्रोत यही होता है, इसे कहते हैं कोर। अब इसके बगल में होता है विकिरण मंडल, जिसे कहते हैं रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन, रेडिएटर का मतलब होता है विकिरण, यहाँ से किरण निकलती है। विकिरण मंडल, विकिरण मंडल या विकिरण जोन, नाम से ही स्पष्ट है। विकिरण यानी विकिरण होता है, यहाँ से रेज निकलती हैं। विकिरण मंडल का मतलब क्या होता है? यहाँ से रेज निकलती हैं। भाई 1.5 करोड़, अरे 15 मिलियन 1.5 करोड़ मार दीजिए, वही बात है, लाख में करिए। अरे कैमरा के फ्रेम में बाहर दिख रहा है। हाँ चलो भाई, तो ध्यान से कैमरा लगाया कीजिए जी। हो गया, अब आगे अंदर आ गया, अंदर आ गया, लगा दिए उसको। ये है विकिरण मंडल। इसमें से कुछ कुछ किरणें निकलती हैं, रोशनी निकलती हैं। उन किरणों में कौन कौन है? तो भैया गामा किरण पूरे शरीर को छेद देगी। गामा किरण पूरे शरीर को छेद देगी। और यही गामा किरण जब सूरज के पृथ्वी पर आता है ना, तो बताइए इस गामा रेज को पृथ्वी पर कौन रोक देता है? तो ओजोन परत गामा किरणों को रोक देता है। ये गामा किरण बनती कहाँ पर है? कोर में नहीं बनती है। इसके दूसरी परत यानी जिसे रेडिएटिव जोन विकिरण मंडल कहते हैं, उसमें विकिरण का मतलब होता है किरण उत्पन्न करने वाला, रोशनी उत्पन्न करने वाला। पहली रोशनी हो गई गामा किरण, उस ससुरा खतरनाक होता है। उसके बाद हो जाता है एक्स किरण, ये तो और खतरनाक होता है, हड्डी छोड़ के सब चीज को चीर सकता है, एक्स किरण। इसके बाद होता है फोटान। क्या निकलता है? फोटान। फोटान को ही हम कहते हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को टेक्निकल भाषा में हम क्या कहते हैं? फोटान। सूर्य के प्रकाश को क्या कहते हैं? फोटान। तो क्वेश्चन आएगा सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो
भैया यहाँ से नहीं निकलता है, कोर से नहीं निकलता है। कहाँ से निकलता है? ये रेडिएटिव जोन से निकलता है। कहाँ से निकलेगा? रेडिएटिव जोन से निकलता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस जोन से निकलता है? रेडिएटिव जोन से निकलेगा। 2-3 किरणें निकलती है, सबसे खतरनाक गामा, फिर एक्स रेज और उसके बाद फोटान। हम जिसे प्रकाश कहते हैं वो क्या होता है? फोटान होता है। तो यहाँ प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा हो जाता है? फोटान। किसी को यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? ओजोन रोक देता है। वेरी गुड। राइट फॉर शाश्वत शुक्ला जी। दुर्गा पूजा विसर्जन केस इन बिहार। मुंगेर में दुर्गा पूजा वाला पे गोली कांड हो गया था ना, वहाँ पे गोली चला दिया सब उन लोगों ने। नेताओं के रैली में कोई गोली नहीं चला रहा है, वहाँ जाके गोली चला दिया। बारे पुलिस सरकार। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या? रेडिएटिव जोन समझ में आ गया कि नहीं गया? कौन कौन सी गैस निकलती है भाई? क्वेश्चन पूछिए आप लोग फटाफट। गुड मॉर्निंग करता है सब इतना लेट से आके। एक्सरे और गामा निकलता है, और क्या निकलता है? एक्सरे निकलता है। और क्या निकला? फोटान। आगे बढ़े। एक्सरे में कितना पॉइंट होता है भाई? एक्सरे आगे पढ़ाएंगे आपको, हम लोग का 6 रोंटगन पे पॉइंट एक्सरे होता है। तो दूसरा ये हो गया रेडिएटिव जोन। इसके बाद होता है कन्वेक्टिव जोन। कौन सा हो गया? कन्वेक्टिव जोन। कन्वेक्टिव जोन इसे कहते हैं हम संवहन मंडल। संवहन मंडल, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। संवहन मंडल जो होता है सूर्य का बाहरी, सूर्य के आंतरिक परत का पहला भाग हो जाता है कोर, दूसरा हो जाता है रेडिएटिव जोन, तीसरा होता है कन्वेक्टिव जोन। इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? संवहन मंडल बोलेंगे, दूसरे को कहेंगे विकिरण मंडल कहेंगे, और तीसरे को कहेंगे संवहन मंडल, सॉरी कोर, विकिरण और संवहन मंडल हो जाएगा। इस संवहन मंडल में ये हाइड्रोजन गैस के, हाइड्रोजन के सेल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। सर सेल कैसे बनते हैं भाई? तो इस टाइप का सेल बन जाता है, मतलब एक कमर, इस टाइप का परत बन जाता है। इस परत को हम लोग क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इस परत को क्या कहेंगे? सेल कहते हैं लोग यहाँ पर। तो इस मंडल में इस परत के क्या बन जाते हैं सर? सेल बन जाते हैं सर। क्या बन गया सर भैया? सेल। ये सेल किसके बने होते हैं? सेल मतलब होता है कोश, मतलब चेम्बर टाइप का बन जाता है। ये हाइड्रोजन का सेल बन जाता है। क्वेश्चन क्या है? हाइड्रोजन के सेल कहाँ बनते हैं? तो इसके बाहरी परत यानी संवहन मंडल में सेल बन जाते हैं। संवहन मंडल में क्या बन जाते हैं? सेल बन जाते हैं। यहीं से आपको तीनों मंडल हो गया। अब आगे लेके चलते हैं। अल्फा, ये गामा किरण, एक्स किरण तथा फोटान कहाँ से निकलता है? तो विकिरण मंडल से। याद रखने के तरीका एकदम सिंपल है। गामा भी एक तरह का प्रकाश है, एक्सरे भी एक तरह की रोशनी है, और फोटान सूर्य के प्रकाश को भी बोलते हैं। ये सारा कहाँ से निकलता है? रेडिएशन से निकलता है, विकिरण मंडल से। ईंधन, इसका संलयन कहाँ होता है? विस्फोट कहाँ होता है? तो केंद्रीय भाग में होता है। हाइड्रोजन का किस में हो जाता है? हीलियम में होता है। 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। प्लाज्मा, इसकी अवस्था कौन सी होती है भैया? प्लाज्मा होती है। अवस्था कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर संवहन मंडल। अब इसके आगे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब आगे का एरिया देखते हैं। आगे क्या होता है? कभी कभी कोर वाला जो पार्ट होता है, कोर मतलब समझते हैं ना? कोर वाले भाग में कभी कभी ऊर्जा बहुत ज़्यादा बन जाती है और धधक जाता है पूरी तरह से ऊर्जा। जब कभी भी ऊर्जा ज़्यादा बन जाती है तो वो इस एरिया से निकलने लगती है। ये ऊर्जा यहाँ से निकलने लगती है, ऐसे बाहर निकलने लगती है। तो जिसमें ऊर्जा ज़्यादा रहता है वो तो बाहर निकल जाता है, और जिस कण में ऊर्जा कम रहता है वो कोर से बाहर निकलता है, लेकिन ये उसे वापस खींच लेता है। तो कुछ कुछ को तो ये वापस खींच लेता है, और कुछ कुछ इसे छोड़ के बाहर चली जाती हैं। कुछ चीज़ें, कुछ ऊर्जा को, कुछ आग की लपटों को, इसमें ऊर्जा क्या, आग की लपट रहेगी, तो कुछ लपट जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्फोट होने लगता है तो कुछ लपट कोर को चीर देती हैं, विकिरण को चीर देती हैं, और संवहन मंडल को चीर कर बाहर निकल जाती हैं। कहाँ निकल जाती हैं? बाहर निकल जाती हैं। और जब ये बाहर कुछ निकल जाती हैं यहाँ पर सौर मंडल में, तो ये अलग हो जाती है सौर, कुछ वहीं पे वापस चली जाती हैं। जो वापस चली जाती हैं उनको हम अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वापस घुसेगी तो फिर हम इधर ही आ जाएंगे। जो इधर गई हैं सब, इन्हें हम कहते हैं सौर ज्वाला। क्या कहेंगे? सौर ज्वाला। ज्वाला आप समझते ही हैं, लपट कहा जाता है ज्वाला। इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोलर स्पॉट, सोलर फ्लेम, स्पॉट नहीं, सोलर फ्लेम।
सोलर फ्लेम। आपसे कहेगा कि सोलर फ्लेम कहाँ देखे जाते हैं, तो सोलर फ्लेम कहाँ देखा जाएगा भैया, तो ये सौर मंडल में देखा जाएगा। सोलर फ्लेम क्या होती हैं, तो सूरज की लपटें होती हैं जो बहुत विस्फोट के कारण सूर्य को छोड़कर चली जाती हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, सोलर फ्लेम कहते हैं। और ये कहाँ घूमने लगती हैं सब, सौर मंडल में घूमने लगते हैं सब। लेकिन हमारे ग्रह का नाम क्या है भैया, पृथ्वी है। हम लोग किस गोला पे रहते हैं, हम लोग रहते हैं पृथ्वी वाले गोला पे रहते हैं। पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण इसे खींच लेती है अपनी ओर। ई बकलोलवा को समझे में नहीं आता है पृथ्वी को कि वो आग की लपट खींच रहा है, और वो खींच के अपने ऊपर गिरा लेता है। सब आदमी मर जाता है, धबाधब आसमान से ना धप 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 गिरता है क्या चीज, आग, आदमी मर जाता है, यहाँ पर पृथ्वी पे मर जाता है। ये बकलोल पृथ्वी अपनी ओर खींच लेता है। पृथ्वी क्या करता है, खींच लेता है। तो जो लपटें ऊपर की ओर जाती हैं, जो लपटें ऊपर की ओर जाती हैं और कुछ लपटें नीचे की ओर जाती हैं, तो नीचे वालों को कहते हैं ऑरोरा। नीचे वाले को क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, ऑस्ट्रियोलिस, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। नीचे वाले को क्या कहते हैं, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। अब ध्यान से देखिए, पृथ्वी के बाहर, ये बताइए पृथ्वी पर गिर ही नहीं सकती है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हवाओं की एक परत है। ये वायुमंडल की एक परत है जो हमारी रक्षा कर रहा है। अगर हाई स्पीड से आता है तो इसे छलका के वापस भेज देता है, वो वापस भेज देता है। तो कुछ किरणें ऊपर चली जाती हैं, कुछ नीचे चली जाती हैं। इन रोशनी को हम लोग कहते हैं ऑरोरा। इस रोशनी को क्या कहते हैं, ऑरोरा। भाई ये आग की लपट है, ये तो रोशनी की तरह दिखेगा ही, और ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ही गिरने वाला था, जिससे पृथ्वी पर जीवन का अंत हो जाता है। लेकिन पृथ्वी के बाहर एटमॉस्फेयर की 5 परतें हैं, ये परत इसको छलका के बाहर कर देती हैं, और ये बाहर बाहर चले जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पे इसकी रोशनी को देखी जा सकती है। इस रोशनी को हम ऑरोरा कहते हैं। यह रोशनी जब नीचे देखी जाती है तो इसे कहते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस, क्योंकि नक्शा में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया नीचे है, तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और ऊपर वाले को कहते हैं ऑरोरा बोरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस, बोरियोलिस। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो बताइए, सूरज से निकलने वाली आग की लपट को क्या कहते हैं, सौर ज्वाला। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण ये कहाँ गिरने वाली होती है, पृथ्वी पर। लेकिन अगर ये पृथ्वी पर गिर जाती तो हमारे जीवन की मौत हो जाती, सारे लोग मर जाते। इसीलिए पृथ्वी का रक्षा कवच किसे कहा जाता है, वायुमंडल को कहते हैं। कि कोई भी चीज ऊपर से फेंकिएगा ना तो आने नहीं देता है, ऊपरे जला के खत्म कर देता है। कल्पना चावला भी एंट्री मार रही थी, गलत एंगल से एंट्री मार दी, उन्होंने ऊपरे जला दिया, कहा कि ऊपरे रहो। पृथ्वी को समझ में नहीं आया कौन सी है, उसको लगा खतरा वाला चीज है, ऊपरे जला दिया। तो कोई भी चीज ऊपर से फेंकिएगा ना नीचे आता ही नहीं, पृथ्वी पे जला के ऊपर खत्म कर देता है। कुछ खास एंगल है, जिस एंगल पे अगर एंट्री मारेंगे तो आ सकते हैं। इसी वजह से अंतरिक्ष वाले उसी एंगल से एंट्री मारते हैं सब। ये जब छिछला के वापस फेंक देता है तो इस सौर ज्वाला को हम, प्रकाश जो देखते हैं, इस प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ऑरोरा। यह प्रकाश अगर ऊपर देखा गया तो ऑरोरा बोरियोलिस, और नीचे देखा गया तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस कहते हैं। अब एक बात बताइए, जहां दो चीजों में रगड़ होगा, यहाँ पृथ्वी के वायुमंडल और इस ऑरोरा में रगड़ होगा कि नहीं होगा? तो रगड़ होने से कोई भी चीज में आवाज उत्पन्न होती है। दुनिया के कोई भी चीज को रगड़िएगा तो एक आवाज उत्पन्न होती है। तो ऐसे आवाज को हम व्हिसलर कहते हैं। क्या कहते हैं, व्हिसलर। ऐसे आवाज को क्या कहेंगे, व्हिसलर कहते हैं। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, व्हिसलर की उत्पत्ति किससे होती है? लड़का पगला गया था, उसको यही समझ में नहीं आ रहा था जो कौन सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, व्हिसलर की उत्पत्ति किससे होती है। पेड़ पौधा समझ रहा था, सब बॉटनी का। भैया व्हिसलर की उत्पत्ति, सौर ज्वाला जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तो एक आवाज उत्पन्न होती है रगड़ के कारण, जिसे हम व्हिसलर कहते हैं। एक प्रकाश उत्पन्न होती है रगड़ के कारण, जिसे ऑरोरा कहते हैं। यह प्रकाश जब उत्तरी ध्रुव में गया तो ऑरोरा बोरियोलिस, यह प्रकाश जब दक्षिणी ध्रुव में आया तो ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस के नाम से जाना जाता है। यह समझ में आ गया सौर ज्वाला? किसी को कोई दिक्कत है? सौर ज्वाला तक में कोई दिक्कत है? इंग्लिश में इसको सोलर फ्लेम कहते हैं, बाकी उसको इंग्लिश में दोनों का इंग्लिश नाम है, ऑरोरा बोरियोलिस ऑस्ट्रियोलिस इंग्लिश नाम है। सीबीएसई वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आगे बढ़े, हो गया। एक कौन आदमी पूछ रहे हैं, अभय मिश्रा की क्या नाम है, कौन सा फोर्स है जो पूरे ब्रह्मांड को खींच रहा है? अभी इस फोर्स के बारे में किसी को पता नहीं है। जिस दिन पता हो जाएगा हम आपको बता देंगे कि पूरे ब्रह्मांड को कौन खींच रहा है। कौन सा फोर्स था जिसने खींचकर बिग बैंग थ्योरी को ब्लास्ट करा दिया? किसी को पता नहीं है। सौर फ्लेम में अंतर नहीं ना, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखते हैं।
आगे देखा जाए, प्लूटो को निकाल दिया बकलोलवा। पहले सूरज पढ़ना, अब प्लूटो पढ़ना। सब कुछ कुछ ऐसे लड़के रहते हैं सब ना, जिनको देखिएगा लग जाता है इन सब का कबो रिजल्ट नहीं होगा। देखो चोट्टा को, उसको प्लूटो पूछ रहा है अभी यहाँ पे। अभी सूरज पढ़ा ही नहीं, सूरज के बाद मरकरी पड़ेगा, फिर वीनस पड़ेगा, फिर अर्थ पड़ेगा, फिर यहाँ पे अभी उसको प्लूटो पूछ रहा है। वो सोच के आया है कि पूछना है, उसको ही समझ में नहीं आ रहा है चैप्टर क्या चल रहा है। कपड़ा के दुकान पे जाके कहेगा मछली मिलेगा, तो क्या कहेगा, पगले ना है बेवकूफ़ कहीं का। सन वाला चैप्टर चल रहा है, प्लूटो पूछ रहा है, अरे लोल कहीं का। चलिए अब यहाँ देखिए, ये तो हो गया, यहाँ पे चला गया, ये एक अलग टर्म्स था, इससे हो गया। अब किसी भी चीज के कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस होते हैं, उसी तरह से ये सौर ज्वाला के हमसे कुछ लॉस हो जाते हैं। लॉस क्या हो जाता है देखिए ध्यान से, पृथ्वी पर जितने मोबाइल टावर वगैरह काम करते हैं ना, जब सोलर ज्वाला उत्पन्न होती है ना यहाँ पर, तो ये काम अच्छा से नहीं करते हैं, ये डिफ्लेक्ट करने लगते हैं। तो पृथ्वी पर संचार माध्यम में दिक्कत आता है, पृथ्वी का तापमान में वृद्धि होने लगता है, पृथ्वी के वायुमंडल में जो होते हैं ना घर्षण के कारण एक अतिरिक्त ध्वनि उत्पन्न होने लगता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बाधा जो आती है टेलीकम्युनिकेशन में, जब कभी भी सौर ज्वाला आएगा इधर से और यहाँ से गुजरेगा ऑरोरा से, तो यहाँ पे जो मोबाइल नेटवर्किंग है गड़बड़ होने लगता है। और ये कब आता है ऐसे जनरली पता नहीं चलता है, आते रहता है। तो फोन करिए इसको तो लग जाएगा कोनो और को, तो ये डिस्टरबेंस होने लगता है। इसी को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेशन फॉल्ट। ये कम्युनिकेशन फॉल्ट किस वजह से होता है, सौर ज्वाला जब पृथ्वी पे एंट्री मार जाती है तब। ये सौर ज्वाला समझ में आ गया कि नहीं? सर पृथ्वी पर हाइड्रोजन का परसेंटेज पूछता है। हाँ बाबू परसेंटेज पूछता है, बता देंगे। अभी हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, परसेंटेज पूछता है। वेरी गुड, आपका क्वेश्चन अच्छा है, हम बता देंगे। आगे आपके मटेरियल में लिखा भी हुआ है परसेंटेज, आप अगर नहीं पढ़े हो तो देखिएगा, आपको समझ में आया कि नहीं आ गया? चलो भाई देखो, पता नहीं क्या क्या लिखता है। अब यहां पर एक चीज समझिए कि जो किरण वापस आ गई थी, ये तो किरण वापस आ गई, ये वापस क्यों आ पाई? क्योंकि इसके पास एनर्जी कम था और इसके पास एनर्जी ज्यादा था, इसलिए भाग गया। क्या हो गया? भाग गया। जैसे देखिएगा कोई आदमी ना मुर्गी उर्गी पाला रहता है या खरगोश या कोई जानवर पाले हैं, उसको पकड़ने जाइएगा ना तो कुछ जिसके पास तेज भागता है सो भाग जाता है, जो कमजोर रहता है सो पकड़ा जाता है। इधर आओ यहाँ पे, तो ये जो कमजोर था सब, ये सब तो पकड़ा गया सब, ये भाग नहीं पाया सब, तो ये यहीं पे रह गया सब, भाग नहीं पाया सब तो यहीं रह गया सब। तो जो सौर ज्वाला रहती है इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। इसका टेम्परेचर क्या रहता है? बहुत ज्यादा रहता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है इसका। कितना रहता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और जो लौट के आ जाता है, लौट के जो आता है उसका टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1500 डिग्री सेल्सियस देता है। अगर आप पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या एमए या ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि जो लौट कर प्रकाश आ रही है इसका टेम्परेचर 4000 डिग्री रहता है। लेकिन अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह कहना पड़ेगा कि 1500 यानी 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यहाँ ज़्यादातर लड़के एसएससी के हैं तो यही बताएंगे कि जो सौर ज्वाला जा रहा है उसका टेम्परेचर 6000 रहता है, और जबकि ये इसका टेम्परेचर कितना रहता है? 1500 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप बताइए, तो ये सौर ज्वाला का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और ये जो वापस आ रहा है इसका टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। तो ये बाहर से जब आप पृथ्वी से देखिएगा, पृथ्वी से यहां से, तो ये सौर ज्वाला चमकीला दिखेगा, ये धब्बा की तरह दिखेगा। इसलिए इसको कहते हैं हम सोलर स्पॉट। क्या कहेंगे? सोलर स्पॉट का सौर कलंक कहते हैं। क्या कहते हैं? कलंक। कलंक पृथ्वी पर से देखने के कारण, जब आप पृथ्वी से देखेंगे दूरदर्शी के द्वारा तो सौर ज्वाला तो चमकीला दिखेगा, लेकिन जहां से वो लौटा है उसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर कम होने के कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं भैया? सोलर स्पॉट यानी सौर कलंक कहते हैं। क्या कहेंगे? सौर कलंक के नाम से जानते हैं। सौर कलंक का टेम्परेचर कितना डिग्री होता है? 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। कितने डिग्री? 1500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। जबकि सौर ज्वाला का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होते हैं सौर ज्वाला का। और ये हो गया आपका क्या चीज़? सौर कलंक। क्या हो गया? सौर कलंक हो गया सब। किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे सौर कलंक से? सौर कलंक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? सौर कलंक, सौर कलंक का टेम्परेचर कम होता है। आगे बढ़े सर। यूपीएससी में के लिए यही पढ़ना है, तो अभी तक आप प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखे हैं यूपीएससी का, यही पढ़ना है।
सर अपसर और उपसर में बराबर समय में सूर्य प्रकाश आती है? नहीं बाबू, सोलर मैक्सिमस और मिनिमस क्या होता है आगे बताएंगे अभी। एक तो पूछ रहा है सर कोरोना किस हिस्सा में, वो गारंटी लूसेंट वाला है लूसेंट में क्या दे रखा है कि सूरज की बाहरी परत को दे रखा है, टोटल सूरज की 6 परत पड़ना है, लूसेंट में उसने दे रखा है प्रकाश मंडल, कोरोना और सौर मुकुट या क्रीट दे रखा। लूसेंट में पूछ रहा है सर ये पूरा पढ़ा दिए, इसमें तो कोरोना दिख ही नहीं रहा है। कोरोना बाबू बच्चों वाला चीज है, अभी ये वाला चीज समझिए। अब सोलर स्पॉट साइकिल समझते हैं लोग, सोलर स्पॉट साइकिल क्या होते हैं सब। ये सौर कलंक तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? सौर कलंक समझ में आ गया। सौर कलंक कोई धब्बा नहीं है, बल्कि यह टेम्परेचर कम रहता है, इसलिए इसे हम लोग दूर से देखने पर यह धब्बा की तरह लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? सोलर स्पॉट के नाम से जानते हैं। देखिए अब ये संवहन मंडल होता है यानी कन्वेक्टिव जोन है, इसमें ये चौकोर चौकोर जो सेल होते हैं ये केवल यहाँ थोड़ी होता है, हर जगह पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? हर जगह पाए जाते हैं। और हर जगह से सौर ज्वाला निकलते रहती है, ऐसे 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 निकलते रहती है, कोई एक जगह से तो फिक्स है नहीं, हर जगह से ऐसे सौर ज्वाला निकलेगी। यहाँ हम बना देते हैं दोबारा, यहाँ से भी सौर ज्वाला निकलेगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी सौर ज्वाला निकलते रहती है। जहाँ से सौर ज्वाला निकलती है ठीक उसके पीछे क्या बन जाता है? सोलर स्पॉट बन जाता है। क्या बन जाता है? सोलर स्पॉट बनता है। क्या बनेगा? सोलर स्पॉट। सोलर स्पॉट जो बनते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 40 डिग्री के बीच में बनते हैं। 0 डिग्री से कितने डिग्री के बीच में बनते हैं? 40 डिग्री के बीच में। तो इसी को सोलर स्पॉट साइकिल कहते हैं। सोलर स्पॉट साइकिल कहा जाता है कि सोलर स्पॉट जो बनते हैं वो 0 डिग्री से लेकर कहाँ तक देखे जाते हैं? 40 डिग्री तक देखे जाते हैं ज्यादा, क्योंकि 0 से 40 डिग्री के बीच में ही यहीं से जब भी विस्फोट करता है, कोई चीज विस्फोट करेगा तो ऐसे ही विस्फोट करता है, ऊपर की ओर कम करता है। तो ये 0 डिग्री से लेकर कहां से? 0 डिग्री से लेकर कहां तक विस्फोट करते हैं? 40 डिग्री तक। यहीं पे मान लीजिए 40 डिग्री, तो कहेगा कि सोलर स्पॉट साइकिल कहां से कहां तक जाता है? तो 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 40 डिग्री तक जाता है। ये क्वेश्चन आपका जेआरएफ जो कर रहे हैं ना, नेट जेआरएफ, उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है ये कि सोलर स्पॉट साइकिल कहां से देखने को मिलेगा? सूरज के विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री से लेकर कहां तक? 40 डिग्री तक। तो इन्हीं के बीच में सौर ज्वाला भी दिखेगा, इन्हीं के बीच में सौर कलंक दिखेगा, क्योंकि जहां सौर ज्वाला रहती है उसी के पीछे क्या देखने को मिलता है? सौर कलंक देखने को मिलता है। अब यहां से यहां जाने में इसको कितना टाइम लगता है? तो एक सोलर स्पॉट साइकिल पूरा करने में यहां पर कितना? 0 से 40 डिग्री जाने में कितना टाइम लगते हैं? 5.5 साल का समय लगता है। कितने समय लगता है? 5.5 साल का समय लगता है। एक बार जाने में 5.5 साल और आने में 5.5 साल। तो किसी चीज का एक कंप्लीट साइकिल कब कहते हैं? जब कोई चीज गया और वापस आ गया। तो इस कंप्लीट क्रिया को हम क्या कहा जाता है? साइकिल कहा जाता है, साइकिल। तो सौर कलंक जो होते हैं या सौर ज्वाला वो बनते हैं 0 डिग्री, फिर कुछ साल बाद यहाँ बनेगा, कुछ यहाँ बनेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 धीरे धीरे बनेंगे, बनते 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 कहाँ तक जाएंगे? 40 डिग्री तक जाएंगे। इस बीच उनको कितना समय लगेगा? 5.5 साल लगेगा जाने में, और फिर आने में कितना साल लगेगा? 5.5 साल लगेगा आने में। तो कंप्लीट साइकिल कितने साल का होता है? 5.5 जाने में, 5.5 आने में। तो ये 5.5 जाने और 5.5 आने में टोटल 11 साल का समय लगता है। क्वेश्चन कहेगा सोलर स्पॉट साइकिल कितने साल का होता है? तो वह 5.5 प्लस 5.5, एक बार जाने में एक बार आने में 11 साल का होता है। कितने साल का होता है? 11 साल का होता है सोलर स्पॉट साइकिल, 11 साल का। कितने डिग्री तक होता है सोलर स्पॉट साइकिल? तो 0 डिग्री से जाता है और 40 डिग्री के बीच में यह सोलर स्पॉट साइकिल देखे जाते हैं। यानी 0 डिग्री और 40 डिग्री के बीच में जितना ग्रह आएंगे सब, उन पर ये वाली ऑरोरा ओरियोलिस, ऑरोरा बोरियोलिस जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है? हो गया कि नहीं हो गया? वो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए ध्यान से। एक बार क्वेश्चन आया था कि सोलर इवेंट किसे कहते हैं? सोलर इवेंट किसे कहा जाता है? तो 100 बार जब ये साइकिल घूम जाता है
100 बार जब ये साइकिल क्या हो जाता है, घूम जाता है, तो उस घटना को हम लोग एक सोलर इवेंट कहते हैं। तो एक कंप्लीट साइकिल को हम लोग सोलर साइकिल कहते हैं। 5.5 साल में गया, 5.5 साल में आया, यानी 11 साल बराबर एक सोलर स्पॉट होता है। सोलर स्पॉट कितने साल का हो गया, 11 साल का। और अगर ऐसे ऐसे 100 साइकिल घूम गए तो उसे क्या कहेंगे, सोलर इवेंट। तो सोलर इवेंट में कितने साल होते हैं, 1100 साल। 1100 साल का क्या होता है, एक सोलर इवेंट होता है। नहीं समझे लोग, देखिए दोबारा समझिए। सोलर स्पॉट बनता है 0 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में। यहाँ बनते बनते इसको यहाँ तक पहुँचने में 40 डिग्री पर 5.5 साल लगा, वापस आने में 5.5 साल लगा, यानी टोटल एक साइकिल कंप्लीट करने में उसे कितना साल लग गया, 11 साल लग गए सब। और ऐसे ऐसे 100 साइकिल को हम लोग सोलर इवेंट कहते हैं। तो दो ही क्वेश्चन हो सकता है कि एक सोलर इवेंट में कितने साइकिल होते हैं, तो 100 साइकिल होते हैं। या फिर पूछ देगा कि एक सोलर इवेंट में कितने समय होते हैं, यानी कितना साल होता है, तो भैया 100 में 11 का गुणा कर दीजिए, 1100 साल का एक सोलर इवेंट होता है। सोलर इवेंट 1100 साल का होता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। सोलर इवेंट, अभी एक भी सोलर इवेंट नहीं हुआ है, अभी तो सोलर इवेंट एक भी नहीं हुआ है। 2013 में तो 23वां साइकिल था। 2013 में कौन सा साइकिल था, 23वां साइकिल था। अब आप यहाँ पे पगला जाएंगे लोग। 2013 में इसका 23वां साइकिल पूरा हुआ है। अब कहेंगे ले भाई साहब इतना पुराना सूरज है, तो भाई इतना पुराना सूरज है, बात हकीकत है। लेकिन हम लोग को ये जानकारी पता कैसे चला, पृथ्वी तो बहुत पुरानी है, न्यूटन तो ये खोज किया था आपका गुरुत्वाकर्षण का, है कि नहीं। तो जब से खोज हुआ तब से ना आप गिनिएगा, कि जब से बना है तब से गिनने लगिएगा। तो जब से सूरज के बारे में पता चला है, एस्ट्रोनॉमी सब जितने बताए हैं सब, तब से लेकर अगर 2013 में देखेंगे तो 2013 में ये कौन सा साइकिल था, 23वां साइकिल था। इसमें 11 साल और जोड़िएगा तो 2027 आ जाएगा, 24 आ जाएगा। 2024 में कौन सा साइकिल पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो 2013 में सोलर स्पॉट का 23वां साइकिल था। तो इसका मतलब ये नहीं कि 23वें साइकिल है, खोज बहुत इधर हुआ था ना 18वीं सदी में, इसलिए बफरिंग कर रहा है। सही हो गया, बफरिंग कर रहे हैं, यहाँ पर बैठ जाएगा वहां। आप लोग पिछले वाले सर ये 40 डिग्री ही क्यों होता है भाई, 40 डिग्री क्यों होता है। देखिए ध्यान से, आप यहाँ देखिए 0, आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ को मार सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि कोई भी चीज़ 40 डिग्री तक आपके कंट्रोल में रहती है, उसके ऊपर आपका फोर्स कम हो जाता है। तो ये 40 डिग्री तक ही क्या करता है, विस्फोट अच्छा से कर पाता है। जब तगड़ा विस्फोट करेगा तभी ना ये निकलेगा यहाँ पर, इसलिए 40 डिग्री तक ही इसकी क्षमता रहती है। 40 डिग्री के ऊपर भी निकलता है, लेकिन सौर ज्वाला नहीं बन पाता, वहीं पर बन के खत्म हो जाता है। हो गया। चुंबकीय झंझावत क्या होता है आगे पढ़ाएंगे बाबू, अभी इसमें अभी चुंबकीय मैग्नेटिक आर्क अभी बताएंगे। एक आदमी पूछ रहे हैं सर यूपीएससी की तैयारी कर ले रहे बेवकूफ कहीं का, तुम जाकर कभी यूट्यूब पर जाओ, किसी और टीचर से पढ़ो या कहीं देखो, प्रीवियस क्वेश्चन उठाओ इसका, तुमको लगेगा खुद पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे। किसी टीचर से जाके पूछोगे कि हमको आप पढ़ा दीजिएगा, कभी बोलेगा कि नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उसको फीस लेना है। हद है यार, तुम लोग बेवकूफ़ लोग यहाँ पर। अब समझ में आएगी टीचर लूटता क्यों है, लूटने के लिए बने ही हो तुम लोग। पूछता है कि सर ये पढ़े हो जाएगा, यार तुम डिसाइड करो ना कि तुम्हें जो चाहिए वो यहाँ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा है तो चले जाओ, मिल रहा है तो चुपचाप पढ़े रहो। समझ में आएगी नहीं आया।